हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सीजेड क्लासेस इंटर मैट्रिक की तैयारी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन का तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था। इसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन क्या है इसके बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं को लिखें। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन बना लें कि समतल दर्पण से क्या समझते हैं और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं और ये भी आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। समतल दर्पण से क्या समझते हैं, ठीक है, समतल दर्पण की विशेषताएं को लिखें और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। समतल दर्पण से क्या समझते हैं और इसके विशेषता को लिखें। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए समतल दर्पण कहते किसको हैं। ठीक है, तो वैसा दर्पण हम लोग देखिए, दर्पण तीन प्रकार का पढ़ेंगे, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण क्या है वो समझेंगे। तो समतल दर्पण का डेफिनेशन में लिखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। समतल हो मतलब कि यहां इधर प्रकाश नहीं आएगी, प्रकाश यहां से आएगी और यहां टकराकर वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो समतल दर्पण का क्या डेफिनेशन होगा, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ अगर आप बोल देंगे तो आपको याद हो जाएंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए, समतल दर्पण क्या है, किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे। ठीक है, तो एक समतल दर्पण बना दिए, यहां से मान लेते हैं कि कोई किरण यहां पे आए। ठीक है, यहाँ पे कोई किरण मान लेते हैं, यहाँ से वस्तु है तो यहाँ से दो किरण आपको निकलेगा, एक यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से पढ़कर आप प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा दिए हैं तो यहाँ तक जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम दे दें, मान लेते हैं कि O हो गया, A हो गया और ये I हो गया, इसको O दे दीजिए नाम। ठीक है, और ये A दे दो, ये B दे दीजिए, ये I दे दीजिए और इसे C दे दें और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, एक लंब डाल दीजिए। ये वाला कोण क्या होता है I और ये कोण क्या होता है R। ठीक, तो यही जो है आपका सचित्र वर्णन है प्रतिबिंब का। मान लेते हैं कि वस्तु लंबवत आ रही है, लंबवत आ रही, तो यहाँ पे ये लंबवत, यहाँ से ये किरण, ये वस्तु से ये किरण निकलेगी और ये लंबवत नीचे की ओर आएगी। तो ऐसे दिखा दीजिए। तो आपको कल हम बताए थे कि जब लंबवत प्रकाश आती है तो प्रवर्तन किधर होता है, लंबवत ही होता है। तो ये इधर आएगी और यहाँ से टकराकर वापस लौट जाएगी। एक एरो नीचे की ओर दिखा दीजिए और एक एरो ऊपर की ओर दिखा दीजिए। ठीक है, और एक किरण यहाँ से ये निकलेगी और ये इधर की ओर चली जाएगी। तो ये बताइए कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब दो किरण आपस में मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो जब कभी नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहां से जा रहा है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये किरण, इसको थोड़ा पीछे खींच लेते हैं और इसको पीछे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये देखिए कि यहां से ऐसे ये किरण जा रही है और ये किरण यहां से ऐसे जा रही है। तो यही इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो फिगर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक समतल दर्पण ले लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लें, एक समतल दर्पण ले लें, रफ आइडिया। एक किरण यहां से लाएंगे, ठीक है, यहां से ऐसे ये, इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे और इसको थोड़ा पीछे खींचेंगे, यही बनेगा आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की सचित्र वर्णन।
अब ये देखिए, ये वाला कोण आई है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। ये कोण आर है तो ये वाला भी कोण आर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो। तो अब समतल दर्पण किसे कहते हैं, बोलिए एक बार। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का ये सचित्र वर्णन हो गया। और इसके बाद विशेषता है, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, विशेषताएं देखिए। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। सबसे पहले तो ये तो ध्यान में रहे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, दो प्रकार का। प्रतिबिंब दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी कहते हैं, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं कि जब किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलती है और जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है दर्पण से परावर्तन, तो उस बिंदु का, उस वस्तु का उस बिंदु पर प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और जब कटती हुई मालूम पड़ती है, मान लेते हैं कि कट रही, यहां पे जैसे देख रहे, यहां वास्तविक रूप से नहीं कट रही, हम कल्पना कर रहे हैं कि यहां से ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाए हैं कि यहां से, ठीक है, ये किरण यहां से जा रही हो, ये किरण यहां से जा रही हो, तो ये हम क्या किए, कल्पना की। तो यहाँ पे जो कटती हुई मालूम पड़ेगी उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। और जब वास्तविक रूप से कट जाता, ये दोनों किरण वास्तविक रूप से नहीं कटा है क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये हम मिलाए हैं यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि ये किरण यहां से और ये किरण यहां से जा रही है। तो वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप से कटे उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक रूप से नहीं कटती, काल्पनिक रूप से कटती और ऐसे टूटी रेखाओं, डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। तो पहला बात तो यही है कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप ही बताइए, डॉटेड लाइन से है तो वास्तविक ही काल्पनिक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला विशेषता ये हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक या आभासी। ठीक है, तो पहला आप विशेषता में ये लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। पहला विशेषता में क्या लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बनता है ये सीधा बनता है कि उल्टा, तो ऐसे तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। यहां में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन प्रासर्विक उल्टा बनता है। प्रासर्विक उल्टा क्या होता है कि देखिए, हम अगर ये हाथ दे रहे हैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो दर्पण में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस रूप में दिखेगा। ठीक है, यानी दायां का बायां प्रतिबिंब और बायां का दायां प्रतिबिंब। ठीक है, दायां का बायां और बायां का दायां। तो जब ऐसा घटना घटे तो उसको कहते हैं प्रासर्विक परावर्तन। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रासर्विक उल्टा, प्रासर्विक उल्टा। ठीक है, तो समतल दर्पण का दूसरा विशेषता हो गया कि बना प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लिखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रासर्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा विशेषता में क्या लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रासर्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा विशेषता क्या है। तो ये जो वस्तु दूरी है और यहां से यहां प्रतिबिंब दूरी है, मान लेते हैं कि यहां से यहां ये 5 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, यहां से अगर ये 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 5 ही मीटर की दूरी पर बनेगा। तो तीसरा विशेषता ये हो गया कि समतल दर्पण में
वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। यहां पे तीसरा में लिखेंगे वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो तीसरा विशेषता क्या होगी कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि देखो जितना बड़ा ये वस्तु होगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब अगर 3 फीट का हाइट है तो 3 ही फीट का है ना, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगा। वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये 4 विशेषता लिख दीजिएगा, एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण से क्या समझते हैं? समतल दर्पण का सचित्र वर्णन करें, इसकी विशेषताएं। तो समतल दर्पण से क्या समझते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। इसका सचित्र वर्णन कर लीजिएगा। इसके बाद विशेषता, पहला विशेषता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक या सीधा होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। दूसरा प्रासर्विक उल्टा बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रासर्विक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसमें देखिए क्वेश्चन आता है। जैसे ये 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि वस्तु 5 मीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर बनेगा। फिर से क्वेश्चन सुने, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएंगे कि वस्तु अगर 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो 5 मीटर पर बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन फंसाएगा कि यदि वस्तु दूरी 5 मीटर है, वस्तु दूरी 5 मीटर है, तो वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से सुने। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि वस्तु दूरी 5 मीटर की दूरी पर है, यदि वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है तो बने प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी। तो बताओ, ये यहां और यहां के बीच की दूरी पूछ रहा था। टोटल कितना हो गया? E5 और E5, तो टोटल कितना हो गया? 10। तो आंसर क्या लगाएंगे? 10। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहां से कि किसी व्यक्ति को अपना अगर संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आईने की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो इसको याद रखिएगा कि वस्तु के ऊंचाई का आधा। आईना आप ले लेंगे तो संपूर्ण वस्तु दिखाई दे देगा। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है तो उसको कितने फीट की आईना खरीदना चाहिए कि उसका संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई दे। तो व्यक्ति के हाइट का आधा, यानी 6 फीट का आधा कितना फीट का शीशा ले लेगा? 3 फीट का, तो पूरा दिख जाएगा उसमें। क्लियर। एक क्वेश्चन और आएंगे कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु u वेग से जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर कितना वेग से भागता है। आप जैसे समतल दर्पण की ओर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर आएगा, कितना वेग से? तो u वेग से है तो 2u वेग से, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप आईना की ओर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है कि आभासी होता है? तो आभासी होता है। प्रासर्विक उल्टा होता है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की बराबर होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। ठीक है, इसमें अगर 5 मीटर की दूरी पर है कोई वस्तु तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। और अगर दोनों के बीच की दूरी पूछ देगा तो 5 5 10 हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति u वेग से दर्पण के सामने जाता है तो उसका प्रतिबिंब कितना वेग से आएगा? तो 2u वेग से, यानी 10 मीटर के स्पीड से जाएगा तो 20 मीटर के स्पीड से उसकी ओर आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति 6 फीट का है तो उसकी फिगर को देखने के लिए कितने फीट का आईना होना चाहिए? तो हाइट का आधा, यानी 6 फीट का है तो 3 फीट का। ठीक है, चलिए अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए।
समतल दर्पण से ही बनते हैं इसको आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे और मेरे साथ आप तैयारी करेंगे। आप परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना गलत करके आएंगे ना छोड़ कर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है कि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हैं तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए दो समतल दर्पण के बीच कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 बटा थीटा करेंगे केस 1 में। अगर इसका मान सम संख्या आता है, सम संख्या, तब क्या करेंगे 360 बटा थीटा -1 कर देंगे। और यदि केस सेकंड में विषम संख्या आता है, विषम संख्या, तो इसका मान 360 बटा थीटा करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मतलब कि दो समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर है, मान लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, 60 डिग्री के कोण पर झुका हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है, 6, 5, 3, 2। अब बताइए इसका आंसर क्या है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 360 बटा थीटा लिखेंगे, 360 बटा थीटा, 360 और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। इसको काट दीजिए, 6 6 36। अभी 6 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो 6 सम संख्या है, तो जब सम संख्या आएगा तो घटा दीजिएगा, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो गया 5। और यदि विषम संख्या आ गया तो उतने छोड़ दीजिए। जैसे देखें, मान लेते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच, मान लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन ले लो 90 डिग्री के कोण पर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दो समतल दर्पण की 60 की जगह क्या हो जाएगा 90 डिग्री के कोण पर झुका हो, तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात है। आप क्या करेंगे 360 बटा 90 करेंगे ना, तो 9 चौके 36। ये 4 सम संख्या है कि विषम है, तो सम, तो जब सम रहेगा तो घटा देंगे, यानी प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर झुके, तो आंसर बताइए 360 बटा 40, 0 से 0, 9 चौके 36। अभी 9 सम संख्या है कि विषम, तो विषम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या 9 हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच, तो थीटा कितना डिग्री होगा, थीटा 0 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आई ऑब्जेक्टिव के लिए। आप मानकर चलें कि 80 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन आपको रहेंगे कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब कितने होते हैं। देख लीजिए कितने होते हैं, तो फॉर्मूला होते हैं 360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा की जगह कितना 0 डिग्री। दो समतल दर्पण के बीच में कोई कोण नहीं बनेगा, क्योंकि कोण बनने के लिए थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए। अब इसी पे रहेगा तो कैसे कोण बनाएंगे, नहीं बनेगा, ठीक है। तो 360 बटा 0 और समथिंग बाई 0 मतलब इंफिनिटी, यानी दो समांतर समतल दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत। 90 डिग्री वाला भी पूछता है बहुत ज्यादा, 3 प्रतिबिंब बनता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 360 बटा थीटा करेंगे, समतल दर्पण में 360 बटा थीटा। अगर सम संख्या तो घटाकर आंसर, विषम संख्या तो उतने अंतर, और दो समांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या पूछेगा तो अनंत होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका समतल दर्पण और उसका कुछ एप्लीकेशन और कुछ ऑब्जेक्टिव। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, समतल दर्पण से क्या समझते हैं, समतल दर्पण की विशेषता क्या है, और बने प्रतिबिंब का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जो चैनल पे नए हैं
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे। और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ध्रुव किसको कहते हैं, मुख फोकस किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, मुख अक्ष किसको कहते हैं। ठीक है, और तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।